सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मैं आज इस मौके पर देखकर वाकई बहुत प्रसन्न हूं। और इस टीचर्स डे पर हम एक खास प्रोग्राम लेकर रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल के बैनर तले यहाँ पर मौजूद हैं। और आज टीचर्स डे के इस मौके पर कुछ खास सम्मानजनक लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। वैसे तो हर एक टीचर सम्मान के योग्य होता है, लेकिन कुछ उनमें से हमारे लिए यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारे सम्माननीय हैं और आज उन्हीं के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल के प्रेसिडेंट मिस्टर अरविंद बत्रा से कि वो आएँ और एक बार ऑफिशियल वेलकम हमारे सभी मेहमानों को यहाँ पर करें और उसके बाद में हम एक छोटे से टॉक शो के साथ में यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अरविंद बत्रा जी प्लीज़। हेलो हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टीचर्स डे, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम आज एक बात करते हैं, हम टीचर्स को सम्मानित करना चाहते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इनको सम्मानित कर पाएँ। हम सिर्फ चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद ही ले सकते हैं। इनके बारे में दो लाइनें में ज़हन में आती हैं। साक्षर हमें ये बनाते हैं, साक्षर हमें ये बनाते हैं, जीवन क्या है ये समझाते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर, जब गिरते हैं हम हार कर, तो साहस भी यही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस पर मेरा नमस्कार। आज रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल की पहली औपचारिक मीटिंग में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अगले साल के रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3054 के मैं बहुत ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बलवंत चिराना जी, वेलकम सर। ये सीकर से सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए एक छोटे से आग्रह पे यहाँ तक आए। फिर मैं वेलकम करना चाहूँ आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर संजीव बानावत जी का। थैंक यू सर। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ तो मेरे मन में कसक थी कि मुझे जर्नलिज्म पे ऊपर कुछ लिखना है, जर्नलिस्ट बनना है, न्यूज़पेपर में लिखना है। तो एक मार्गदर्शक जिसको हम बोलते हैं, वो मेरे लिए दिक्कत थी कि मैं कहाँ से सीखूं। तो मुझे किसी ने कहा कि तू बीजीएमसी कर सकता है। तो मेरे लिए बीजीएमसी करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता था। तो मुझे पता लगा कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में कॉमर्स कॉलेज में क्लासेस लगती हैं। तो सब बोलते थे यार जाने की जरूरत नहीं है वहाँ, तो आप जाओ या नहीं जाओ एक ही बात है, एग्जाम दे देना। लेकिन जब मैं सच से पढ़ने लगा तो मैं ऐसा एडिक्ट हो गया था कि मुझे आज भी, मैंने जब परसों इनसे बातें करी तो मैंने 3-4 लाइनें ही बता पाया कि आपने ये पढ़ाया था 15-20 साल पहले। थैंक यू सो मच सर। आज आपकी वजह से थोड़ा बहुत लिखने की मेरे में हिम्मत आती है। फिर मैं स्वागत करता हूँ नीरज अग्रवाल जी का, जो रोटरी क्लब जयपुर मानसरोवर से यहाँ पे बता रहे हैं। मैं छोटा सा इसमें एक एडिशन कर देता हूँ। रोटरी बेसिकली एक परिवार है। आप किसी भी क्लब में, किसी भी देश में कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आप एक परिवार का हिस्सा बन के जा सकते हो और मैं नीरज जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फिर मैं जब ये बात चल रही थी इसको और इंटरेस्टिंग कैसे करें, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, वह स्वागत करता हूँ नीरज अग्रवाल जी का। नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम इसको, फिर मैं जब ये बात चल रही थी इसको और इंटरेस्टिंग कैसे करें, तो मेरे मन में एक ही ख्याल कि आज की कैसे टीचर्स दिक्कत आती है उनको, कैसे वो काम कर पाते हैं, परिवार संभालते हैं। थैंक यू सत्या जी आपका इस चीज़ के लिए। मैं इन एब्सेंस ऑफ माई एफएम, वो अभी थोड़ी देर में माई एफएम से अपने पास पधार जाएंगे, उनका स्वागत करता हूँ। और ये मुझे कल कहीं बाहर जाना पड़ गया और आप जितना भी साज सज्जा देख रहे हैं उसका क्रेडिट जाता है भैरवी महेश्वरी बाई को। ये कोटा से हैं, इनका यहाँ पे इवेंट का काम है, शुरू किया हुआ है। तो अभी ये अपने रोटरी क्लब के मेंबर भी बन गए हैं। तो वेलकम भैरवी और थैंक यू सो मच। आज इनके बंदे 7:30 से यहाँ बैठे थे, लेकिन वो किसी वजह से हमें हॉल लेट मिला, तो लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत जल्दी इसको कंप्लीट किया।
मीडिया से दोस्त आए हनुमान जी को भी मैंने सुबह कॉल किया, तो ये भी बहुत जल्दी आज कवरेज के लिए बता गए। बाकी जितने भी आज शिक्षक आए हैं, एक छोटी सी पहल के ऊपर हम छोटा सा एक और चीज बता देते हैं। मेरा वैसे प्लान था कि हम इसको 100 के आसपास लोगों को सम्मानित करें, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए हमने इसको बहुत छोटा रखा, तो हम लिमिटेड लोगों के साथ ही इस प्रोग्राम को कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू, जिसके बिना ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था, वो मेरे रोटरी क्लब के मेंबर्स। आप प्लीज अपने लिए एक बार तालियां बजा दें। मैं नाम सबके लेना चाह रहा हूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, तो सभी जितने भी आज लोग पधारे उन सभी का मैं फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है बीच में, आप कृपया जिसको भी डांडिया आता है या नहीं आता है, 16 अक्टूबर को हम डांडिया नाइट प्लान कर रहे हैं अपने क्लब का। तो आप उसमें, ये जरूरी नहीं है, मुझे भी डांडिया नहीं आता, मैं भी भांगड़ा करता हूं, तो आप अपना अपना ट्रेडिशन डांस कर सकते हैं वहां पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप उसके लिए हम जो नेक्स्ट प्लानिंग जो नेक्स्ट अपडेट्स होंगे वो आपको देंगे। और एक छोटी सी और चीज़, हम एक बेसिकली जब भी नया क्लब स्टार्ट करते हैं तो इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन होती है, वो हम, क्योंकि प्रोग्राम आज ही होगा, नेक्स्ट वो है, तो उसके बाद हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो मेल मेंबर होंगे वो एक साथ के सूट सिलवाएंगे, जो फीमेल मेंबर होंगी वो एक साथ की साड़ी पहनेंगी। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन हम जैसे जैसे बनेगा वो बता देंगे आप लोगों को। अगेन तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस मीटिंग की औपचारिक विधिवत शुरुआत करता हूं। और नेक्स्ट के लिए मैं आरजे सचिन, थैंक यू सो मच। फिर वही बात होती है ना कि जिसको हम सबसे ज्यादा काम देते हैं उसका नाम भूल जाते हैं, तो आज के लिए बहुत शॉर्ट नोटिस पे आरजे सचिन विकास को मैं थैंक यू बोलता हूं। आप देखेंगे वो कितनी अच्छी तरीके से आज का कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और संभालते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरविंद जी। और अभी हम सभी यहाँ पर प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे बढ़ें और देखें कि आज के इस प्रोग्राम में हमने और क्या क्या चीज़ें रखी है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आज सुनने को और देखने को यहाँ पर मिलेगी। सो ये वाकई हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हम लोगों के बीच में यहाँ पर मौजूद है। सो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आए। और अब जो आगे टॉक शो है उसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं दीपक गोस्वामी जी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ज्ञानम फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन भी चलाते हैं और पिछले कुछ टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को अध्यात्म से जोड़ा जाए और उसके पीछे ही ज्ञानम फाउंडेशन की नींव आपने रखी है। दीपक गोस्वामी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए। एंड साथ ही मैं मिसेस सुनीता बत्रा जी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के मॉडरेशन के लिए। तो आप आए स्टेज पर और साथ ही इस टॉक शो में जो गेस्ट हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें एक एक करके मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डीजी डॉक्टर बलवंत चिराना जी को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा संजीव भानावत सर से कि सर आप प्लीज़ मंच पर आएँ। साथ ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, हमारे बीच यहाँ पर श्री KL पोखरना सर मौजूद हैं यहाँ पर, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी मंच पर पधारें। और शशि शर्मा मैम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी मंच पर आएं। और माइक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दीपक गोस्वामी जी को यहाँ पर हैंडओवर करें ताकि वो इस प्रोग्राम की, इस टॉक शो की यहाँ पर शुरुआत कर सकें। सो आई रिक्वेस्ट दीपक सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी गेस्ट अपनी जगह पर बैठ जाएं और सुनीता बत्रा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरुआत कीजिए इस टॉक शो की और उसके बाद में हम आगे कार्यक्रम को जारी रखेंगे इस टॉक शो के बाद। ओवर टू यू सुनीता जी। हेलो, वेलकम। यहाँ पर प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे बढ़ें और देखें कि आज के इस प्रोग्राम में हमने और क्या क्या चीजें रखी है, आप लोगों को क्या क्या चीजें आज सुनने। चीफ गेस्ट मिस्टर बलवंत चिराना जी, ये वाकई हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर संजीव, चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे बढ़ें और देखें कि आज के इस प्रोग्राम में हमने और क्या क्या चीजें रखी है, आप लोगों को क्या क्या चीजें आज सुनने। चीफ गेस्ट मिस्टर बलवंत चिराना ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने प्लीज cherish these moments of yours। आपके लिए ये आज स्पेशल डे है, होप आप लोग एंजॉय करेंगे। इसी के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करती हूँ और माइक हैंड ओवर करती हूँ मिस्टर गोस्वामी जी को। धन्यवाद।
रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल की तरफ से आप सभी का शिक्षक दिवस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम चाहते हैं आज के कार्यक्रम में आप लोग भी हमारे साथ शामिल रहें, यानी कि पूरा ध्यान जो है आपका हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ आप रखें। दोस्तों, कहते हैं कि एक छोटा सा दीपक हालांकि पूरे शहर को या पूरे कमरे को तो रोशन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उस दीपक को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो वो आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देगा। इसी तरह जो शिक्षक होता है, अगर आप अपने शिक्षक के साथ में बचपन से लेके अपने पूरे जीवन काल में उसके मार्गदर्शन पर चलेंगे तो आपको वो शिक्षक आपकी उचित मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देगा। दोस्तों, कहते हैं कि जो ज्ञान है वो जीवन में सुख और शांति लाता है या नहीं लाता है? बोलिए आप भी, क्योंकि साथ में शामिल होइए हमारे। यस, ज्ञान जो है वो जीवन में सुख और शांति लाता है। लेकिन पिछले 50 सालों में आपने देखा होगा ज्ञान बढ़ा है ना ज्ञान। 50 साल पहले जाइए और आज वर्तमान में जाइए, ज्ञान बहुत बढ़ गया। आज यहाँ बैठे बैठे हम पूरे दुनिया की सैर कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान बढ़ने के साथ साथ दुख भी बहुत बढ़ा है, मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी है। वो कमी क्या है? वो सोना तो है, लेकिन 24 कैरेट का सोना नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है। तो इस ज्ञान को कैसे बेहतर बनाएं कि हमें सुख भी मिले और हमें शांति भी मिले। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं भानवत साहब आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो ज्ञान है या जो शिक्षक हैं उनमें, और जो 100 साल पहले शिक्षक थे या 50 साल पहले जो शिक्षक थे, उनमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? दीपक जी, आपने जो पूरी व्याख्या की, हमारी पूरी परंपरा की, आज ज्ञान बहुत है। मुझे लगता है ज्ञान पहले भी बहुत था। आपने कहा कि अभी हम कहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ नारद हुआ करते थे, वो भी क्षणभर में पूरी दुनिया में सारी जानकारी फैला दिया करते थे। महाभारत में संजय ने पूरे युद्ध का आंखों देखा हाल सुना दिया, जो काम हमारे अब टेलीविज़न के जो मित्र हैं वो कर रहे हैं। तो शायद वो ताकत उस समय भी थी। भगवान राम के पास भी कहते हैं पुष्पक विमान था। चुनौती इतनी सी है, इंद्र के दरबार में भी नर्तकियाँ बहुत हुआ करती थीं। आज आप घर में ड्राइंग रूम में टीवी पे और आपके पास वो साधन है। तो मेरे ख्याल ये एक पूरी परंपरा है। लेकिन चुनौती ये है, शिक्षा ज्ञान हमारे यहाँ देखिए ना, पुराने जो शास्त्र हैं, वेद पुराण, उसकी टक्कर का कोई ग्रंथ मुझे लगता है ढूंढे नहीं मिलेगा आपको। तो ज्ञान हमारी शायद विरासत में हमको मिला है। अब चुनौती ये है कि इस ज्ञान का जो हम रूपांतरण करते हैं, संचारण करते हैं, कहीं जा सकते हैं, तो पहले हमारी शायद विरासत में हमको मिला है। अब चुनौती है कि किताबें लिखी हुई नहीं होती थी, लेकिन वो उसको किस तरह से शिक्षा देता था, वो अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब पूरी की पूरी पीढ़ियों के माध्यम से हम संस्कार जो है वो दे दिया करते थे। आज शायद इस बात को विस्तार से बात करूंगा मैं जब अपना औपचारिक समारोह शुरू होगा। शिक्षक पाठ्यक्रम का शिक्षक बन के रह गया है। उसका कर्तव्य है कि मैंने कोर्स पूरा करा दिया और मेरा काम पूरा हो गया। तो हमारी पूरी शिक्षा आंकड़ों में कैद होकर रह गई है। इसलिए जो आपने कहा कि इस तरह से जो ज्ञान का विस्तार हुआ है, उसके साथ बहुत सारी संकट आ गए हैं। हमारे मन में एक अविश्वास की स्थिति, जिसको कहते हैं डिप्रेशन, अवसाद में हम लोग जी रहे हैं। छोटा मोटा भी कोई संघर्ष की स्थिति आती है तो हम टूट जाते हैं। आप देखिए कितने सेलिब्रिटीज़ की अभी इस तरह से अकाल मौत हुई, तब भी ये सवाल उठे कि उनका जीवन किस तरह का था। मेरा यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम इतने दुखी, इतने परेशान, ज्ञान बढ़ने के बाद भी? मुझे लग रहा है कि उस ज्ञान को हम आचरण में नहीं उतार पा रहे हैं। वो जो हमारे जीवन में उतरना चाहिए, चाहे वो देखिए शिक्षक केवल वही नहीं जो क्लास में पढ़ाता है, हम आसपास के परिवेश से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो मूल्य की हम बात करते हैं, जिस प्रकार के संस्कारों की बात करते हैं, धीरे धीरे उनसे हम वंचित होते चले जा रहे हैं। जो भी आपके परिचय में बात की गई थी कि आप अपने संगठन के माध्यम से आध्यात्मिक मूल्यों का प्रसार कर रहे हैं, वो सारी परंपराएं खत्म हो गई। हमारे पास वो जो पूरी एक विस्तृत परंपरा थी आध्यात्मिक मूल्यों की, जीवन संस्कारों की, उनसे कहीं हम दूर चले गए और जो भौतिक सुख साधन है उसी में हमने जीवन की असली आनंद की अनुभूति करने लग गए। इंद्रिय सुख को हमने सबसे बड़ा सुख मान लिया। शायद यही कारण है कि हम उन जीवन
जीवन मूल्यों को अपने जीवन पे नहीं उतार पा रहे हैं। अभी छोटा सा प्रयास सरकार कर रही है, मुझे पता नहीं कितना सफल सार्थक होगा, नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से। उसमें बच्चों के साथ ये सारी किताबी बोझ हटाने की बात की जा रही है। किस तरह से वो शिक्षा बोझ नहीं है, आप खेल खेल में किस तरह शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ थी, किस तरह से उन प्रतीकों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाता था। पाठ्य सामग्री है कहाँ, स्वाध्याय के लिए क्या चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे रोल मॉडल कौन रह गए, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि समग्र रूप में जो ये सारी चुनौतियां आई हैं, इसके बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा और भविष्य के लिए मार्ग तलाशना पड़ेगा। बिल्कुल, भविष्य के लिए हमें मार्ग तलाशना पड़ेगा। जैसा कि भानव साहब ने कहा कि हमारे पास ज्ञान का तो भंडार है, लेकिन हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। मैं शशि मैडम, आप हमारे साथ बीच में मौजूद हैं, आप प्रिंसिपल हैं रावत कॉलेज की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हैं, वो ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से नहीं उतार पा रहे। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? शिक्षकों की कुछ कमी है या विद्यार्थियों की कमी है कि हम जो शिक्षक ज्ञान दे रहे हैं उसको अपने जीवन में आचरण में नहीं उतार पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ज्ञान की ज्योति जगाने वाले सभी शिक्षकों को की कुछ नमन कमी करती है हूँ, या क्योंकि आप विद्यार्थियों की सभी कमी ने है कि ज्ञान हम जो अपनी शिक्षक अलौकिक विद्वता से चारों ओर ज्ञान की ज्योति जगाई है। अब मैं प्रश्न पे आती हूँ कि पहले के शिक्षक अपने हाथ में गीता और सीने में कुरान रखा करते थे। उस गीता और कुरान के माध्यम से वो इतना तन्मयता से और डेडिकेटेडली पढ़ाते थे कि बच्चा उनसे डरता भी था और पढ़ता भी था। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी बात मैं देख रही हूँ कि शिक्षा का व्यावसायिकरण हो गया है। टीचर क्लास में पढ़ाता है केवल अपना कोर्स खत्म करने के लिए, और अगर बच्चे को नहीं आता 2 बार 3 बार अगर पूछ लेता है बच्चा, बहुत डेडिकेटेड टीचर है तो प्यार से समझा देगा, नहीं तो सिर्फ ये कहेगा घर आ जाना, तुम नहीं समझ पाओगे। हम मार नहीं सकते, केवल बच्चे के पेरेंट्स का खून चूस सकते हैं कि हम किसी तरह से वो कर लें। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी अभी पढ़ा कि एक बार एक राजा ने अनाउंसमेंट करवाया, आपके संदर्भ में ही मैं बता रही हूँ, कि सारे जानवरों के बच्चे पढ़ाई करेंगे और सब आएंगे। सब जानवरों के बच्चे गए पढ़ाई करने के लिए, तो बोला गया इस पेड़ पर चढ़ो। सब बंदर कूद के चढ़ गया, लेकिन हाथी रह गया। तो उसको बोला भाई क्यों रह गया? मछली भी चढ़ गई थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ी सी रह गई बाकी, लेकिन सबसे पहले बंदर चढ़ गया। तो राजा ने, सबने बोला कि इन लोगों के लिए अलग स्कूल खोल देने चाहिए ताकि ये हाथी और जिराफ और इनके बच्चे भी ऊपर चढ़ जाएं। तो वही शिक्षा आज हमारी है, केवल बंदर के बच्चे ही ज्यादा आगे जा रहे हैं। अर्थात बंदर के बच्चे का कहने का मतलब मुझे ये है कि जिनके पास पैसा है, जिसके पास अप्रोच है, वो किसी न किसी तरह से अपने बच्चे का एडमिशन करवा लेते हैं, अपने बच्चे को पास करवा लेते हैं, किसी तरह से काला बाजारी में, इवन प्लीज डोंट माइंड इंजीनियर और डॉक्टरी तक में एडमिशन करवा लेते हैं। क्या ये सही शिक्षा है? क्या ये डॉक्टर सही हैं? लेकिन जो टीचर डेडिकेटेडली तिल तिल जलकर अपना प्रकाश सबको देता है और अपना घर नहीं बना पाता, वो उस टीचर को भुला दिया जाता है। क्योंकि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, पहले वाले टीचर अपने फटे कपड़ों में, चप्पल में मीलों जाकर और बच्चों को पढ़ाते थे, प्यार करते थे, उनको अपने घर बुलाते थे। और अगर माँ बाप शिक्षा के लिए पैसे देते तो कहते नहीं, ये मेरा ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान को बेच नहीं सकता। तो आज जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया है, टीचर अपना कोर्स खत्म करवाने के लिए रहता है, उसका ध्यान 30 तारीख पर रहता है कि 30 तारीख को या 1 तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाए और मेरा काम खत्म हो जाए। शिक्षा का जो इस प्रकार का जो गिरता स्तर है, वो हमारे बच्चों का के अंदर एक बौद्धिक कुंठितता पैदा कर रहा है। बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, पढ़ लिख कर भी उनको, जो अच्छे हैं उनको कुछ नौकरियां नहीं मिल रही। पहले बच्चे कुछ नहीं करते थे, लेकिन आप देखिए पहाड़े कितने बच्चों को याद हैं, आज नहीं याद हैं। और आप लोगों से पूछेंगे तो आपको हिंदी में सारे पहाड़े याद होंगे 20 तक, क्योंकि टीचर जो मार मार के पढ़ाता था ना, वो अभी हमारी बात हो रही थी कि पहले 3 को सम्मान दिया जाता था, माता पिता को, गुरु को और भगवान को। और आज
पहले बच्चे गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। आज देखिए कितने 50% या 40% बच्चों ने आप लोगों को अभिवादन किया होगा, या एक ग्रुप बनाया उसमें फॉर्मेलिटी कर दी। अरे टीचर्स डे एक दिन का टीचर्स डे नहीं है, रोज टीचर्स डे होना चाहिए, बिल्कुल, तभी शशि जी ने टीचर्स डे बहुत की सही कहा सार्थकता कि बनेगी। टीचर्स डे जो है वो एक दिन नहीं मनाना चाहिए, वो एक दिन 365 दिन टीचर्स का जो है सम्मान होना चाहिए। हमारे बीच में डॉक्टर बलवंत जी मौजूद हैं। बलवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि मैडम ने कहा कि भय बिन प्रीत ना होए गोसाई, यानी कि भय के बिना आप अपने विद्यार्थी को भी तैयार नहीं कर सकते। तो आप, क्योंकि आपकी खुद की स्कूल चलती हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीचर का भय वो डंडे से नहीं आता। टीचर का भय टीचर के खुद के आचरण से, खुद के व्यवहार से। एक समय था, मैंने अपने बचपन में देखा कि हम जिस गांव में जिस गली से जाते थे और सामने शिक्षक आ जाते थे तो अगले दिन वो क्लास ले लेते थे कि भाई तू कल कहाँ घूम रहा था, और हमें डर लगता था कि टीचर कल टोक देंगे। आज हम जिसका बच्चा ने तो गांव में जिस गली से जाते थे सामने शिक्षक हमेशा से कहता है कि टीचर के प्रति सम्मान का भाव जब जब कम हुआ तब तब इस देश में शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई, उसका पतन हुआ, उसका स्तर गिरा। तो शिक्षक का भय बिन होत न प्रीति, ठीक है, लेकिन डंडे से अगर आप पढ़ाना चाहेंगे तो डंडे से तो नहीं, लेकिन डंडे का डर बहुत जरूरी है। मैं ऐसे गुरुजी से पढ़ा हूँ, हमें पहाड़ा नहीं आता था, मैडम ने याद दिला दिया, तो खूंटे पे टांग देते थे और नीचे आग जला देते थे। ये मैंने खुद ने भुगता हुआ है। एक समय था जब हम बचपन में गांव में पढ़ते थे गुरुकुल में, छोटा सा एक छठशाला सी थी, तो वो एक समय था जब तक टीचर के प्रति सम्मान का भाव नहीं होगा। और वो सम्मान का भाव इसलिए नहीं होता कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की हो गई। 70 साल में आज हम संपूर्ण साक्षरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम साक्षर नहीं है। मुझे 2010 में इजराइल जाने का अवसर मिला। 1947 में वो देश बना। 1950 में बेन गुरियन ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। शपथ लेने के 40 मिनट में उन्होंने 2 आदेश किए कि मेरे देश में अगर किसी भी माँ बाप ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो उसको 7 साल की जेल। और आज इजराइल उस शिक्षा व्यवस्था से कहां पहुंच गया। बिल्कुल। दूसरा निर्णय था कि वहां 18 साल के बाद आर्मी में जाना है। ये 2 निर्णय किए और दोनों निर्णय क्रांतिकारी थे। हम 70 साल में इतने आयोग, इतनी समितियां, इतने कमीशन, इतने बजट का प्रावधान, कभी संपूर्ण साक्षरता, कभी क्या करके भी साक्षर नहीं कर पाए, क्योंकि शिक्षा के महत्व को अभी इस देश में समझा ही नहीं गया। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, कल परसों 300 विश्व की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आई है, मीडिया में आपने पढ़ी होगी, एक यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है उसमें। 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी का देश और आपके पास एक यूनिवर्सिटी विश्व स्तर की नहीं है। तो हमारे हुक्मरानों ने कभी इस पे परवाह ही नहीं की कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे। और जिस दिन हमने शिक्षा को केवल पासिंग का कर दिया कि पास बुक है, बच्चे को 30% नंबर लाने, उसका लक्ष्य है, उसको पास होना है। और शिक्षा जो, जैसा बानावत साहब कह रहे थे, गुरुकुल में जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट था, एक उसको व्यवहारिक शिक्षा मिलती थी, उसको संस्कार मिलते थे, उसका इमोशनली, फिजिकली, सोशल हर तरह से डेवलपमेंट होता, तो वो सारा खेल खत्म हो गया। 6 घंटे का स्कूल है, 30-33% नंबर लाने, इस तक की शिक्षा हो गई है। तो इसलिए इस पूरे परिवेश को बदलना पड़ेगा, शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव लाना पड़ेगा, तब जाकर के शिक्षा की सार्थकता। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर बलवंत जी ने कहा कि इतने वर्षों के बाद भी हम आज भी शिक्षा की अलग जला रहे हैं। आज भी हमारी पूर्ण शिक्षा जो है वो नहीं हो पा रही है। प्रोफेसर KL पोकर्णा साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है या जो शिक्षक हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि आपने बहुत से डॉक्टर्स तैयार किए हैं, आपने बहुत से प्रोफेसर्स तैयार किए हैं, तो आप अपने विचार हम सब लोगों के बीच में रखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप लोगों के बीच में चर्चा करने का अवसर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने पूछा आधुनिक शिक्षा की बात। आधुनिक शिक्षा का जन्म कब हुआ? अंग्रेजों के ज़माने में लॉर्ड मैकाले ने इसका जन्म दिया। और मैं आपको एक छोटी सी मैत्री सेनगुप्त की 2 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी, लो मूर्ख जिंदा रहो, श्रीमान शिक्षा देते भाई। और श्रीमान शिक्षा देती भाई, वो कहती ले लो छोड़ो अल्लाह को, हमारे नौकरी करनी नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज शिक्षा का शुरू में 1.5 साल के बच्चे से लगाकर बड़े तक शिक्षा का ट्यूटोरियल सेंटर, टीचर्स, ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, ये क्या है?
ये सब खुल गया। क्या चाहते हैं? शिक्षा। शिक्षा दो बातों के लिए, शिक्षा जीवन व्यापन के लिए, शिक्षा जीवन बनाने के लिए। लेकिन ये जीवन व्यापन की बात कर रहे हैं साहब, पढ़ करके क्या बनो? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, ये सारी चीजें हो रही है। क्या पर जीवन बन रहा है? इस पे विचार करने की आवश्यकता है। आज जो आ रहा है सेंटर, दो तरह की वर्ग हो रहे हैं, एक इलिट ग्रुप हो रहा है, एक पुअर ग्रुप हो रहा है। क्या शिक्षा हो रही है? एक सरकारी शिक्षा है, एक प्राइवेट शिक्षा है। प्राइवेट शिक्षा का अलग ही समस्या हो रही है, सरकारी अपने अलग ही चला रहा है कि इंग्लिश मीडियम की शिक्षा अलग चल रही है, संस्कृत की अलग चल रही है, और मुस्लिम की उर्दू की अलग चल रही है। ये जीवन व्यापन की बात कर रहे हैं साहब। हमारे देश की संस्कृति को किसी ने नाश किया तो आधुनिक शिक्षा ने किया है। आप ये देखिए, अंग्रेजों के जमाने में लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले सोचा अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है तो भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को नष्ट कर दो। और आपकी जो गुरुकुल पद्धति थी, जो हमारी आश्रम पद्धति थी, जिससे एक निखार होकर बनता था, जिससे कहते थे शिक्षा क्या? शिक्षा टू ब्रिंग चेंज इन लाइफ। आपका ये जयपुर रोटरी क्लब ग्लोबल क्या कहता है? टू सर्व द पीपुल टू चेंज द लाइफ। एजुकेशन इज आल्सो रोल टू सर्व द पीपुल टू चेंज द लाइफ। लेकिन इससे डिफरेंट हो रहा है। आज एक ही बात हो गया, येन कैन प्रकारण हमको जॉब चाहिए। हमको येन कैन प्रकारण 1.5 साल का बच्चा ट्यूशन करता है, 5 साल का बच्चा ट्यूशन करता है, और बड़े तक कोचिंग सेंटर के एडवर्टाइजमेंट आते हैं बड़े बड़े अखबारों में कि साहब आपको 14 महीने तक ट्यूशन कराएंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे, IAS की तैयारी कराते हैं, RS की तैयारी कराते हैं। क्या हो रहा है? मीडिया बिका हुआ है। मैं आपको मीडिया वालों को माफ करना मेरे को आप, कि सब केवल मात्र इसके पैसा मिल रहा है। एजुकेशन का स्तर जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहे हैं? गांव वाला कहता है मैं जयपुर में आके पढ़ाऊंगा, भाई बच्चों को पढ़ाना है। मैं आपको उदाहरण दूं, यहाँ छोटा सा उदाहरण देता हूँ एक गाँव का, जहाँ के चौधरी ने कहा साहब मैंने अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए रशिया भेजा है, चाइना भेजा, कितने लाख रुपए? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे करके भेजा है। अब वो पढ़ के आएगा। मतलब हम, आप देखिए, शिक्षा खरीदी जा रही है। बिल्कुल, एजुकेशन है परचेजेबल कमोडिटी। बिल्कुल पोकारण साहब, आप सोचो इस बात को, सबको विचार करना, सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हो, विचार करने की जरूरत है कि आज शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते कि एजुकेशन लाइक ए लैम्प विच लाइट अदर लैम्प्स। आज तो दूसरी बात हो रही है, हम तो शिक्षा खरीदी जा रही है। क्या हो रहा है? अखबारों में पढ़ो रोजाना, कंपटीशन के लिए क्या हो रहा है, कितने लोगों को रिश्वत दी जा रही, कितने लोगों की अप्रोच लग रही है, कौन आ रहा है एजुकेशन में, एडमिशन से अपॉइंटमेंट में, सब जगह ये शिक्षा का क्या हो रहा है? बिल्कुल पोकारण साहब, किधर जा रहे हैं हम? आपकी बात सही है कि आज का जो व्यावसायीकरण कितने है लोगों को इसमें रिश्वत दी जा रही है, कितने लोगों की अप्रोच लग रही है, कौन आ रहा है एजुकेशन में? आप कुछ सवाल अगर हमारे जो प्रबुद्ध लोग यहाँ पर, बुद्धिजीवी लोग बैठे, उनसे करना चाहें तो प्लीज। जी, आई एम हेयर टू आस्क द क्वेश्चन। मैं यही जो अभी यहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मैं भी कहूँगी, मेरे बच्चे भी, सारे बच्चे जो इस गांव के हैं वो जयपुर आ रहे हैं, और जयपुर वाले कहते हैं जयपुर में है क्या। कोई हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, इवन मेरे बच्चे भी मैं कहूँगी। तो इस क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है? मैं यही जो अभी यहाँ पे इस चीज़ का डिस्कशन सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में मुझे बताएं। कोई हमारे इंडिया के सबसे बड़ी बात है कि हमारी शिक्षा में जीवन मूल्यों की समाप्ति हो गई है। जिस दिन शिक्षा में जीवन मूल्य और हमारी संस्कार जुड़ जाएंगे, उस दिन हर टीचर, हर बच्चा अपनी शिक्षा को पूरी तरह से आत्मसात कर जाएगा, चाहे वो जापान जाके पढ़े या अमेरिका जाके पढ़े, क्योंकि वहाँ के टीचर्स को के अंदर डेडिकेशंस है। आज हम व्यावसायिकरण की होड़ में इतने आगे आ गए हैं कि हम मात्र अपनी नौकरी के लिए रह गए हैं, और जो संस्कारिता है, जो जीवन मूल्य हैं, जो हमारे अंदर जुनून होना चाहिए पढ़ाने का। आज कितने शिक्षक लाइब्रेरी में जाकर एक्स्ट्रा बुक्स देखते हैं? नहीं देखते, अपना कोर्स खत्म करवाते हैं। रेफरेंस, हमारे को पुराने टाइम में टीचर्स रेफरेंस बुक्स बताते थे कि ये पढ़िए, इसमें से पेज नंबर 63 पर ये कोटेशन लिखा हुआ है, इसको साथ में संदर्भ में करिए। आज नहीं बताते। वही जैसे अभी आप यहाँ पर बता गया कि छोटी सी एक गाइड होती है,
हैं 30 नंबर आपको लेने हैं, अरे 30 नंबर तो आ जाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, आप स्कूल भी आई थिंक रन करते हैं, मैं ये जानना चाह रही थी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इंडिया में स्टडीज़ के एजुकेशन को क्यों क्या करना चाहिए कि बच्चे बाहर की तरफ नहीं भागे, बाहर के कंट्रीज़ की तरफ हायर एजुकेशन के लिए नहीं भागे? सुनीता जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ टीचर्स बैठे हैं, मैं ये बात उस समय कहना भूल गया था। टीचर हमारे देश में लीस्ट प्रायोरिटी जॉब है। नो वन वांट्स टू बी टीचर। जब वो सब जगह फेल हो जाता है ना, वो डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, बच्चा नहीं बनता, वो इंजीनियर बनने की कोशिश करता है, नहीं बनता, वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, लास्ट में सोचता है चलो बीएड करके टीचर बन जाते हैं। वो लीस्ट प्रायोरिटी जॉब है। जबकि फिनलैंड में टीचर बनना सबसे मुश्किल काम है। एक तो ये कि टीचर के ग्लैमर को, टीचर के उस स्टेटस को लेकर के आना पड़ेगा, अच्छे टीचर्स लाने पड़ेंगे, टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा और टीचर्स के जॉब में बहुत बड़ा अट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा। उनकी सैलरीज बढ़ाएं, उनकी सुविधाएं बढ़ाएं, उनको वो सारे साधन दें ताकि हर कोई टैलेंटेड लोग टीचिंग लाइन में आएँ। जिस दिन टीचर का स्टेटस बढ़ गया, टीचर का नॉलेज बढ़ गया, तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ क्या है, मैं दुनिया के 10-15 देशों में मैंने एजुकेशन को स्टडी किया। हमारे यहाँ मैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए ये बात कर रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारे लोग प्राइवेट भी होंगे और सरकारी भी होंगे। इस देश में आज भी एजुकेशन को नो प्रॉफिट सेक्टर माना जाता है। ऑल्दो हम लोग सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पैसा बनाते हैं, ये तस्वीर का दूसरा पहलू है। लेकिन लीगली चेंज करना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर्स को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आना पड़ेगा। आज कोई भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी स्कूल नहीं चला सकती। केवल एक ट्रस्ट, एक सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी चलाती है जो नो प्रॉफिट में है। और इसका ये होता है कि वो केवल अपना प्रॉफिट निकालते हैं और उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पाते। जिस दिन आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए एजुकेशन को खोल दिया, उस दिन एक से एक बढ़ करके आप देखो, दूरदर्शन का प्राइवेटाइजेशन हुआ, आज चैनल्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए। टेलीकॉम इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन हुआ, आज मोबाइल गांव-गांव, डानी-डानी पहुंच गए। आपके केबल का, इसका डिश का, इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, आज गांव-गांव में टीवी पहुंच गया, और बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। जिस दिन एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देंगे और प्राइवेट कंपनियां एजुकेशन के काम में आ जाएंगी, उस दिन इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा, उस दिन इस देश में अच्छी टीचर्स भी आ जाएंगे, टीचर्स के जॉब भी बढ़ जाएंगे और बहुत अच्छा साधन हो जाएगा। बिल्कुल कहते हैं कि जी चिरांद ने बात तो खैर बहुत महत्वपूर्ण कही है। मैं 2-3 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहले तो इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, ये तो एक देखिए जो अवमूल्यन सोसाइटी के कौन से हिस्से में नहीं हुआ है। शिक्षा भी उसी का हिस्सा है। देश की राजनीति का अवमूल्यन हुआ, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का, पोखरणा जी की इतनी लंबी इनिंग रही है, वहाँ भी सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। लेकिन निजीकरण हर चीज़ की औषधि हो। चिरांद जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं यूजीसी के बैनर पे देश के कई अंचलों में गया हूँ और वहाँ के निजी विश्वविद्यालयों का इंस्पेक्शन किया है। टीचर्स की जो दुर्गति वहाँ है निजी क्षेत्र में, सबसे बड़ी बात वहाँ क्या सैलरी, आप कह रहे हैं सैलरी अच्छी दें, मुझे पता नहीं। चिराना जी चूँकि खुद भी उससे आए हैं तो आपने हो सकता है मिनिमम जो स्केल है, सब 5-5, 7-7 हज़ार के अंदर टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पर। सरकारी स्कूल का टीचर है, उसका तो घर बन रहा है, स्कूल की हालत ख़राब है। और प्राइवेट जो पढ़ा रहा है उसकी तो ना घर है ना कुछ, मतलब बहुत बुरी स्थिति में है। मैं तो कई ठेठ नागालैंड तक गया हूँ मैं। जो आपकी नई इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, निजी क्षेत्र में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। संयोग से जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी कल ही मेरी बात हो रही थी, यूजीसी ने मूक कोर्सेज बहुत सारे, मुझे पता नहीं आप में से कितने मित्र हमारे हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मूक कोर्सेज की एक स्कीम शुरू की है। तो उस सिलसिले में 1-2 कोर्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी बिहार के एक विश्वविद्यालय से। 2 करोड़ रुपए टीवी स्टूडियो के लिए बने हैं, मास कॉम डिपार्टमेंट के लिए, अपडेटेड है बिल्कुल। संकट क्या, टेक्निकल स्टाफ कहाँ है। मैंने खुद ने, अरविंद जी हमारे विद्यार्थी रहे, सिंगल हैंडेड 38 साल तक डिपार्टमेंट चलाया मैंने, सिंगल हैंडेड। टीवी स्टूडियो मैंने भी बनाया, लेकिन जब कैमरामैन चाहिए तो मुझे फिर बाहर से बुलाना पड़ता है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। मेरे पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं था। रिटायरमेंट के बाद वो बिल्कुल वहाँ दिमाग लग गई है, स्टूडियो ख़त्म हो गया है। मीडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ। हम लोग अखबार चाहते हैं, हम लोग सारे एंटरटेनमेंट फ्री में चाहते हैं, कहाँ से लाएगा मीडिया हाउस पैसा।
वो अखबार 40 रुपए का पड़ता है, मालिक को दीजिए 40 रुपए, आप अखबार आप 3 रुपए में चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक दे दे, वो खर्चा तो विज्ञापन पूरा कर रहा है। प्राइम टाइम बेच दिया आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को, हम अभी शब्द वही देखने के लिए। जब हम फ्री में खाते नहीं है, फ्री में पहनते नहीं है, तो फ्री में विश्वसनीय सूचना के लिए क्यों लालायित रहते हैं? आप पे कीजिए उसको। ये प्राइवेट जो चैनल्स में काम कर रहे हैं, मेरे को तो इतने साल हो गए, सब विद्यार्थी मेरे काम कर रहे हैं वहाँ, उनकी क्या स्थिति है, कोरोना में किस तरह से नौकरियाँ, शाम को संदेश आया कल से ऑफिस में मत आइए आप, किस तरह की हालात है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, तब जाकर के। और संयोग से 6% जीडीपी की बात करते हैं हम कि शिक्षा पे खर्च हो, कोठारी कमीशन ने 64 में कहा था, और अब फिर जो कस्तूरी रंजन कमीशन आया उसने कहा हम मुश्किल से 2-2.5% से आगे बढ़ ही नहीं पाए अभी तक। कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आओगे? बिल्कुल सही बात है मित्रों, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, तो इसमें तो मुझे लगता है बहुत लंबी लड़ाई। बिल्कुल, कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रगति का नियम होता है, और शिक्षक को भी अपने अंदर समय के साथ बदलाव लाना चाहिए, और विद्यार्थी को भी अपने साथ समय के साथ परिवर्तन लाना चाहिए। आप सभी ने इस परिचर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जो कि इस टॉक शो में यहाँ पर अभी सम्मिलित हुए और अपने अपने विचार आपने रखे हैं। एंड आई एम श्योर कि इस टॉक शो के बाद में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी मिली। बहुत से लोगों से आज तक ये जानकारी अछूती भी रही थी, और जब विशेषज्ञ इस बारे में बात करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ पाते हैं। और आज टीचर्स डे के मौके पर इसीलिए ये डिस्कशन यहाँ पर रखा गया था, ताकि हम इस बारे में और चिंतन कर सकें और ज़्यादा बेहतर हमारी शिक्षा पद्धति को हम आगे बढ़ा सकें। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हमारे मेहमानों की जो सम्मान की कड़ी है उसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, और उसी के लिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके लिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर विकास शर्मा, रोटेरियन विकास शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप यहाँ स्टेज पर आएँ। हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए मैं एक एक करके जिनका नाम ले रहा हूँ वो यहाँ पर आएँ, और उनके आने के बाद मैं अतिथि को यहाँ पर इनवाइट करूँगा और फिर हम यहाँ पर कार्यक्रम में उनका सम्मान करेंगे। तो विकास शर्मा जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, रोटेरियन विकास शर्मा जी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डीजी बलवंत चिराना जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सिर मंच पे आएँ और विकास जी आप इन्हें साफा पहनाकर यहाँ पर इनका स्वागत करें। मैं आप सभी की जोरदार तालियां चाहूँगा इस मौके पर। मुझे ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हम क्यों साफ़ा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, हमारी पहचान है, और सर पर जब साफ़ा मेहमान के लगता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ आप अपनी जगह पर बैठिए। विकास जी थैंक यू सो मच। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगा अब शेखर बंसल को, रोटेरियन शेखर बंसल जी, आप आइए प्लीज़ मंच पर। आज के कार्यक्रम के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर संजीव भानावत सर हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप प्लीज़ मंच पर आएँ। साफ़ा पहनाकर हम आपका सम्मान यहाँ पर करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि साफ़ा पहनाया जाए और आप सभी की ज़ोरदार तालियाँ यहाँ पर रहें। थैंक यू सो मच सर, इतना समय आप निकाल कर हमारे बीच यहाँ पर पहुँचे। इसी कड़ी में विकास नरूला को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। विकास नरूला, रोटेरियन विकास नरूला, प्लीज़ आइए। ये जितने भी नाम मैं अभी ले रहा हूँ स्वागत करने में जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये सभी रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल के सदस्य हैं और यहाँ पर इस मौके पर हमारे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे बीच में सीनियर जर्नलिस्ट दीपक गोस्वामी जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे अनुरोध है कि सर आप प्लीज़ मंच पर आएँ और आपका भी हम साफ़ा पहनाकर यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इसी कड़ी में मैं महेंद्र जैन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएं। महेंद्र जैन जी, और रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल के एडवाइज़र हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं गोपाल कृष्ण शर्मा जी। आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ, हम आपका साफ़ा पहनाकर यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। एक बार फिर से हम स्वागत यहाँ पर करते हैं और इसी कड़ी में अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सम्मान समारोह के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। सम्मान समारोह के लिए हम आगे बढ़ेंगे और मैं हमारे जो अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक एक करके उन्हें आमंत्रित करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे जो शिक्षक जिन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर सम्मानित करें। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगा डीजी बलवंत चिराना जी से। अच्छा, मैं डॉक्टर संजीव भानावत सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप प्लीज़ आएँ हमारे इन अतिथियों का सम्मान करने के लिए। इस कड़ी में शिक्षकों का जो हम सम्मान यहाँ पर करने जा रहे हैं, इस कड़ी में एक एक नाम जो हम यहाँ पर लेंगे उनके बारे में कुछ कुछ मैं बताता भी चलूँगा। सब कुछ बताना समय के अभाव के कारण प्लीज़ मैम आप स्टेज पर आएँ। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रीति नरूला जी से कि आप स्टेज पर आएँ। प्रीति नरूला जी, प्रीति नरूला जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जल्दी आप आइए। और साथ ही मैं सुनीता बत्रा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी मंच पर आइए। सुनीता बत्रा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोनाली मैम को यहाँ पर शॉल भेंट करेंगे। प्रीति मैम, आपसे रिक्वेस्ट है आप फ्लावर भेंट करेंगे। और संजीव सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन्हें मोमेंटो यहाँ पर भेंट करेंगे। मैं चाहूँगा आप सभी की जोरदार तालियां हों। आप प्रिंसिपल हैं जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल प्री स्कूल की और नाम जो स्कूल का आप अभी मैंने लिया है, इस स्कूल के प्रिंसिपल होना वाकई में अपने आप में गौरव की बात है। और प्री स्कूल में आप अपना योगदान देती हैं। फाइन आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बीएड डिग्री होल्डर हैं आप। प्रेजेंटली हेडिंग वन ऑफ जयश्री पेरीवाल्स प्री स्कूल सक्सेसफुली एज अ प्रिंसिपल सोनाली सिंघवी बंसल, राइट? मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। आज टीचर्स डे पर सम्मानित करके हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजीव भानावत सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप प्लीज़ आएँ। प्लीज़ मैम, हैव अ सीट। आई रिक्वेस्ट ऑल दी अवॉर्डीज़ के हम जिनको भी यहाँ पर अवार्ड दे रहे हैं वो प्लीज़ रुकें, जाएँ नहीं, क्योंकि लास्ट में हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ भी करेंगे, ठीक है? सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अवार्ड के साथ यहीं पर हमारे साथ बने रहें। हेलो, सभी फोटोग्राफ्स आपको रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल के ऑफिशियली फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी कड़ी में नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा मंच पर बीना मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो मैम को यहाँ पर फ्लावर भेंट करें। और संजीव सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनका प्रशस्ति पत्र सम्मान जो है वो इन्हें हैंड ओवर करें। आप सभी की जोरदार तालियां शशि शर्मा मैम के लिए। शशि शर्मा मैम जो हैं, अभी टॉक शो में भी आप इनसे रूबरू हुए हैं। आप इस वक्त प्रिंसिपल हैं रावत गर्ल्स कॉलेज जो अजमेर रोड पर है। और मैम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हमने मैम को सुना तो ऐसा लग रहा है कि हमें मैम एक प्रोग्राम और करना पड़ेगा स्पेशली आपके साथ टॉक शो करने के लिए, और 2-3 घंटे का समय निकालकर हम बैठें, क्योंकि हमें लगेगा कि बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपसे हम सभी तक पहुंच सकती हैं। तो हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आप हमारे बीच में आए हैं और हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। एक सेशन आपके साथ रखेंगे, एक सेशन भानावत सर के साथ रखेंगे, सबके साथ अलग अलग रखेंगे, क्योंकि आज ऐसा लगा टॉक शो हमारा बहुत छोटा रह गया है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज है जो अभी और हमें लेना बाकी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भानावत सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर प्लीज़ आप अपनी जगह पर विराजमान हो। मैं डीजी बलवंत चिराना जी से अनुरोध करना चाहूँगा, सर आप मंच पर आए हमारे के अगले इसी कड़ी में और लोगों को सम्मानित करने के लिए। सुनीता बत्रा जी आप भी एक बार फिर से पधारें। अवार्डी को यहाँ पर देंगे। इस कड़ी में अगला नाम है जिन्हें हम सम्मानित करना चाह रहे हैं, उनका नाम है स्नेहलता भारद्वाज। मैं अनुरोध करना चाहूँगा स्नेहलता भारद्वाज मैम से कि आप स्टेज पर आएं।
स्नेहलता मैम के बारे में हम में से बहुत से लोग हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि बहुत से सामाजिक सरोकारों के साथ आप जुड़ी हुई हैं और विगत कई वर्षों से आप शिक्षा पद्धति से भी जुड़ी हुई हैं। आप स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाती हैं और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य कर रही हैं। पिछले कई सालों से निःशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम भी आप चलाती हैं और इसी सब को ध्यान में रखते हुए, आपके कार्य को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ इस मौके पर आपको सम्मानित करके हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप समय निकालकर ये सम्मान ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में मैं अगले जो अवार्डी हैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो सम्मान करेंगे उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। रंजना शर्मा जी प्लीज स्टेज पर आएं। नेहा शर्मा जी आपको एक बार फिर से मैं तकल्लुफ देना चाहूंगा, प्लीज स्टेज पर आएं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नेहा मैम आप फ्लावर देंगे और रंजना मैम से रिक्वेस्ट है कि वो शॉल भेंट करेंगे। अगला नाम है शिल्पी पल्लव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, बीएड किया है और साथ ही एमबीए भी किया है। साथ ही शी इज ट्रेन एजुकेटर एंड 12 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ में ये काम करती रही हैं। करंटली आप काम कर रही हैं इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के साथ में। आप एक कवि भी हैं, आप राइटर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एट वन गो ये कर रही हैं और हम सभी के लिए बहुत प्रेरणा की बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप हमारे बीच में यहाँ पर आए और इस सम्मान आपने ग्रहण किया। पल्लवी शर्मा। बलवंत सर थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ बैठिए। एक छोटी सी सेरेमनी हम बीच में यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले बताया गया था कि रोटरी क्लब जो है एक परिवार है और दुनिया भर में अलग अलग क्लब है। लेकिन आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हर कंट्री का जो फ्लैग है उसको एक्सचेंज करने की भी एक सेरेमनी होती है। और इसी मौके पर आज हमारे बीच में रोटेरियन प्रवीण नीलो मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट 9220 से फ्रॉम मॉरिशस। सो आई रिक्वेस्ट मिस्टर Rotarian Praveen to come up on stage and I request Rotarian Arvind Batra to exchange the flag on this occasion. हमारे बीच में यहाँ पर प्रवीण और अरविंद बत्रा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा कुछ बीच में बताना चाहूँगा। प्रवीण, पहली बार जब मुझे फ़ोन आया मॉरिशस से कि मेरी मदर को कैंसर है, अभी शी इज़ वेल, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया जयपुर में। तो जो मेरे वहाँ पार्टनर हैं उनके दोस्त थे, तो ये दिल्ली जा रहे थे, तो बहुत डर रहे थे मैं इंडिया आऊँगा कैसे होगा। मैं कहा तुम तो आ जाओ, हम देख लेंगे, क्योंकि हम पहले आप थे अब तुम हो गए। ये थोड़ा सा मैं बीच में एडिशन कर दूँगा इस चीज़ में। तो इनका फ्लैग एक्सेप्ट करूँगा और इनको बाय कोरियर भेज दूँगा यहाँ से। थैंक यू सो मच। सच्चाई सच्चाई है सर। वेलकम डियर। थैंक यू। You want to say something? Yes. Thank you. Thank you, everybody. I'm very thankful from Mr. Arvind Batra. He was very helpful during my stay in Jaipur, I can say. And from his advice, I have been able to visit Udaipur, which I think I've never dreamed about. I had to stay there for 2 days. It was a very good experience. I've been able to meet members of Rotary there also, which was a wonderful moment with them. It was a very, very nice time we spent, I can say. And all this is thanks to Mr. Arvind Batra, with his support and motivation. Actually, I'm a very shy person, and he knows it well.
But कुछ दिनों से I've been improving, thanks to this man. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, dear. थैंक यू. लेट्स कंटिन्यू दी अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर एक बार फिर से. और थोड़ी देर पहले हमारे साथ यहाँ टॉक शो में भी मौजूद रहे सर, और आज इस मौके पर हम सर को भी सम्मानित करना चाहेंगे. और मैं एक बार पुनः डीजी बलवंत चिराना जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ, और साथ ही मैं अरविंद बत्रा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और साथ ही क्लब के जो सेक्रेटरी हैं सुनील अग्रवाल जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी मंच पर आएँ. सुनील जी आप फ्लावर देंगे, अरविंद जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप शॉल पहनाएंगे, और डीजी सर हमारे यहाँ पर ट्रॉफी देंगे. मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर के.एल. पोकर्णा जी को. के.एल. पोकर्णा जी प्लीज़ मंच पर पधारें. आज इस मौके पर हम आपको सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. आपका आशीर्वाद हम सभी पर यूं ही बना रहे. डॉक्टर के.एल. पोकर्णा, चेयरमैन इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव जयपुर, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट, फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ PSM, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर फॉर 14 ईयर्स. साथ ही आप यूनिसेफ के फॉर्मर कंसल्टेंट भी रह चुके हैं. हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, अभी रिटायर्ड है एज फ्रॉम डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डेवलपमेंट IEC ब्यूरो. बहुत सारी चीज़ें हैं, और सर भी उनमें से एक है जिनके साथ हम भविष्य में एक टॉक शो रखना चाहेंगे और इनसे बहुत सारी बातचीत करना चाहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. इसी कड़ी में जो अगला नाम है मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर. संजुल शर्मा. संजुल शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आइए, हम आपको यहाँ पर आज इस मौके पर सम्मानित करना चाहते हैं. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार फिर से बलवंत सर से कि आप ट्रॉफी देंगे, अरविंद जी आप फ्लावर देंगे, और शॉल के लिए मैं मैम को बुलाना चाहूँगा, मिसेस भानावत मैम. संजुल शर्मा जी का हम यहाँ पर आज सम्मान कर रहे हैं, तो एक बार पहले जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, फिर मैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ. बाय क्वालिफिकेशन आपने बाय क्वालिफिकेशन आपने BE और MA किया है. प्रोफेशनली शी इज़ अ सेंटर हेड एंड काउंसलर ऑफ बचपन स्कूल, जो कि प्रताप नगर में है. पिछले 10 सालों से ये अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रही हैं. इसके अलावा बेस्ट काउंसलर का अवार्ड भी इन्हें मिला है, एंड बहुत अच्छी आप टीम लीडर भी हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज इन्हें यहाँ पर हम सम्मानित कर रहे हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बलवंत सर से कि प्लीज़ आप अपनी जगह पर विराजमान हो. अरविंद जी थैंक यू सो मच. मैं अनुरोध करना चाहूंगा गोपाल कृष्ण शर्मा जी से कि प्लीज आप मंच पर पधारें. मैं भानावत सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर प्लीज एक बार फिर से आप भी मंच पर आएं. मिस्टर भारवी माहेश्वरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट. इट्स भारवी. ओके. ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर माहेश्वरी, आप फ्लावर देंगे जिन अवॉर्डी को मैं नेक्स्ट यहाँ पर बुला रहा हूँ. भानावत सर शॉल उन्हें उड़ाएंगे, और हमारे साथ में गोपाल कृष्ण जी हैं, वो उन्हें अवार्ड हैंड ओवर करेंगे उनका. मैं इस कड़ी में अगला नाम जो लेने जा रहा हूँ वो है पवन कुमार शर्मा. पवन कुमार शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा. बाय प्रोफेशन आप टीचर हैं, और आज टीचर्स डे के मौके पर हम आपको सम्मानित कर रहे हैं. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप दौसा में टीचर हैं, और पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इनके साथ पढ़कर जितने भी बच्चों ने इनके साथ शिक्षा ली है, एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ में अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं. और शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आज इस मौके पर हम आपको सम्मानित करते हैं. पवन कुमार शर्मा जी, जोरदार तालियां पवन जी के लिए.
मैं एक बार फिर से नेहा शर्मा और प्रीति नरोला जी को इनवाइट करना चाहूँगा। भानव सर, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप विराजमान हो अपनी जगह पर, आप भी विराजमान होइए सर। मैं रंजना शर्मा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुझे अभी मालूम चला कि आप एडवोकेट हैं। एडवोकेट रंजना जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, मंच पर आएँ। और अरविंद बत्रा जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये अवार्ड देने के लिए आप भी रंजना जी के साथ में, एडवोकेट रंजना जी के साथ में यहाँ पर आएँ। नेहा जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, फ्लावर देंगे और मैम जो है वो शॉल भेंट करेंगे और आप दोनों यहाँ पर उन्हें ट्रॉफी उनकी भेंट करेंगे। तो इसी कड़ी में अगला नाम जो है जिन्हें हम अवार्ड देने जा रहे हैं, उनका नाम है सुनीता माहेश्वरी। मैं सुनीता माहेश्वरी जी को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ में। सुनीता माहेश्वरी जी के बारे में हमें बहुत लंबी चौड़ी डिटेल मिली है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, तो मुझे लगता है कि उसे मंच से बोलने की बजाय किसी दिन बैठकर एक डॉक्यूमेंट्री बना लेंगे तो सब लोग इंटरनेट के जरिए देख लेंगे। तो सुनीता माहेश्वरी जी, थैंक यू सो मच, आप आए। और आप हिंदी की टीचर हैं, हिंदी की अध्यापिका है, एंड वाकई में मतलब हिंदी टीचर को देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी अपने स्कूल टाइम की हिंदी टीचर याद आ गई। और हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को अक्सर हिंदी टीचर से विशेष लगाव रहा करता था, और ये हकीकत है। तो हम और टीचर्स को शायद हम बाय फेस भूल जाएं, लेकिन हिंदी टीचर को हम कभी भी नहीं भूलते हैं। सुनीता माहेश्वरी मैम टीचर हैं और MPS इंटरनेशनल स्कूल में आप पढ़ाती हैं एज अ हिंदी टीचर, और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए हिंदी में उनको और बेहतर चीज़ें सिखा सकें, उसके लिए पिछले कई सालों से अलग अलग प्रयोग ये कर रही हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज इन्हें सम्मानित किया गया है। अवॉर्डीज़ जो हैं वो लगभग हमारे जितने भी अवॉर्डीज़ यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ आ चुके हैं, उनका सम्मान हो चुका है। इस कड़ी में एक नाम और है, उन्हें मैं यहाँ पर इनवाइट करूँ, लेकिन उससे पहले मैं दीपक गोस्वामी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा ये अवार्ड देने के लिए। मिसेस मोदी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पर। मैम प्लीज़ एक बार फिर से आइए आप। और मैं एक बार फिर से कौशल्या भानावत मैम को इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पर। भानावत मैम, आप शॉल भेंट करेंगे, मैम आप फ्लावर भेंट करेंगे, और दीपक गोस्वामी जी आपसे अनुरोध है कि आप ट्रॉफी प्रशस्ति पत्र उन्हें देंगे। श्रीमती आरती शर्मा, श्रीमती आरती शर्मा आप हमारी अवॉर्डी हैं आज इस मौके पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी के लिए, आरती मैम के लिए। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपने इंग्लिश में MA किया है, B.Ed किया हुआ है, सर्टिफाइड इन फंडामेंटल्स ऑफ 3D विजुअलाइजेशन फ्रॉम IIT बॉम्बे, सर्टिफाइड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ऑफ राजस्थान अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो मुझे लग रहा है कि आरती मैम जो हैं, जो हम आधुनिक शिक्षा पद्धति के बारे में थोड़ी देर पहले टॉक शो पर बात कर रहे थे, उसके बारे में बात करने के लिए और डिटेल से एकदम सही कैंडिडेट है, जो काफ़ी कुछ हमें सिखा सकती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज आजकल यूज़ हो रही हैं उन्हीं के ऊपर मैम काम कर रही है। थैंक यू सो मच मैम, एंड आपको बहुत बहुत बधाई हो इस सम्मान के लिए। आरती मैम। सो आई होप जितने भी अवार्डीज हैं वो सभी मौजूद हैं और सभी को उनके अवार्ड मिल चुके हैं। एक बार सभी के लिए कलेक्टिव तालियां अगर हो जाएंगी तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, ग्रुप फोटो हम करेंगे। सभी अवार्डीज से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहीं पर रहिएगा ग्रुप फोटो के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर मौजूद हैं, उनको हम एक एक करके अब यहाँ बुलाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 2 शब्द हमें अपने इस प्रोग्राम में आज यहाँ पर कहें, हम सभी को वो अपना आशीर्वाद दें। इसी कड़ी में मैं हमारे आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर संजीव भानावत सर, उन्हें मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ
संजीव भानावत सर के बारे में यहाँ पर कहना चाहूँगा। संजीव भानावत सर राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र में पत्रकारिता के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद से 31 जुलाई 2018 को सेवानिवृत्त हुए। वे सेवानिवृत्ति के समय राजस्थान विश्वविद्यालय के जैन अध्ययन केंद्र के मानद निदेशक और प्रशासनिक सेवा पूर्ण प्रशिक्षण भर्ती केंद्र के निदेशक भी रहे। 3.5 दशकों से आप पत्रकारिता शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह बहुत सारे युवा हैं जो भानावत सर को अपना आदर्श मानते हैं। और भानावत सर मतलब उन टीचर्स में से एक टीचर है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और मैं क्योंकि सर से फेसबुक के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए भी जुड़ा हुआ हूँ, तो सर का कितना सम्मान लोग करते हैं ये मैं खुद एक्सपीरियंस करता, अनुभव करता हूँ। और मेरे लिए पर्सनली आज ये गौरव का विषय है कि सर के सामने यहाँ पर मौजूद हैं और सर अब अपनी बात हम सभी के लिए यहाँ पर कहें, उसके लिए मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगा। भानावत सर। धन्यवाद सचिन जी। रोटरी क्लब के अध्यक्ष भाई अरविंद बत्रा जी, दीपक गोस्वामी जी, डॉक्टर चिराना, रोटरी के सभी सदस्य और आज सम्मानित हुए शिक्षक साथीगण। वैसे तो ये हॉल मेरे लिए नया नहीं है। विश्वविद्यालय में सेवा काल के दौरान यहाँ अनेक अकादमिक आयोजन करने का मुझे अवसर मिला है। और रोटरी क्लब से जब अरविंद जी का फ़ोन आया तो मुझे बहुत पुरानी स्मृतियाँ भी आ गईं। और यदि मुझे सही याद है तो माहेश्वरी स्कूल उस समय जो हुआ करता था, वहाँ आपके रोटरी क्लब बच्चों के लिए एक होता था, शायद आपका यूथ के लिए है अभी भी। तो उस रोटरी क्लब की डिबेट कंपटीशन में जाने का मुझे मौका मिला था। तो मुझे अनायास बहुत सारी पुरानी स्मृतियाँ एकदम जीवंत हो उठी। उसके बाद तो आपका जो रोटरी हॉल है वहाँ भी एक दो बार इसी तरह के बातचीत करने का, संवाद करने का मौका मिलता रहा। वो एक लंबा सिलसिला चलता रहा। तो रोटरी ने जिस तरह से पिछले कई वर्षों में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, मानव सेवा से लेकर के जो विविध कार्य क्षेत्र हैं उनमें जहाँ तक मेरी जानकारी है आपने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी आपने दी हैं विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए और प्रशिक्षण के लिए। तो सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। शिक्षक दिवस मुख्य बातें हो चुकी हैं, क्योंकि शिक्षक और 3 साल बाद फिर एक मौका मिला है बात करने का। 1 घंटे से पहले मंच छोड़ता भी नहीं है। 1 घंटे की क्लास होती है, इसलिए मैंने पूछा कितनी देर बोलना है। तो खैर ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी बात करते हैं एक शिक्षक के साथ मजबूरी है वो हमेशा नोट्स भी साथ में रखता है कि क्या बात करनी है। और जब इन्होंने मुझे कहा था अरविंद जी ने, क्योंकि जब इनका फ़ोन आया तो मेरे लिए वो बड़े भावुक क्षण थे। साहब 20 साल पहले के वो सेंटेंस रटे हुए हैं इनको कि मैं क्लास में खबर लिखने के क्या तौर तरीके बताया करता था। हालांकि चूंकि पत्राचार अध्ययन माध्यम से थे तो डिस्टेंट मोड से इन्होंने पढ़ाई की थी, तो उस तरह का संवाद, क्योंकि 100-125 की क्लास होती थी, वो बिल्कुल एक भरा रहता था हॉल, तो पर्सनल व्यक्तिगत संवाद नहीं हो पाया था। नियमित पाठ्यक्रम मैंने 90 में शुरू किया था और जैसा मैंने कहा कि एकमात्र शिक्षक में रहा। बाद में एक विश्वविद्यालय को मेरे यहाँ समा दिया गया, बाद में फिर वो अलग हो गया। वो पूरी एक लंबी कहानी है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बात छेड़ी और जब इन्होंने मुझे वो अपने व्हाट्सएप पर भेजे पिछले वर्षों में किस तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर, फिर आपने छोटी छोटी जो शॉर्ट फिल्म बनाई वो भी देखी, तो एक शिक्षक के रूप में, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में बहुत सारे शिक्षक यहाँ हैं, 2 ही ऐसे चरित्र हैं, एक शिक्षक और एक अभिभावक, जो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि उनका पुत्र उनसे आगे निकले और उनका विद्यार्थी उनसे आगे निकले। तो जब उनका ये पूरा लेखन श्रृंखला मैंने देखी, लेखों की श्रृंखला देखी, तो निश्चित रूप से मुझे एक बहुत ही एक गर्व की अनुभूति हुई। और किसी भी शिक्षक के लिए ये गौरव के क्षण होते हैं जब वो अपने विद्यार्थियों के साथ मंच शेयर करता है। और आरजे सचिन जैसे रेडियो के माध्यम से अक्सर सुनने का मौका मिलता रहा है। मेरे भी कई विद्यार्थी आरजे की दुनिया में, जब ये शुरुआत हुई थी एफएम की ऑल इंडिया रेडियो से, तब से काम कर रहे थे। उनके साथ भाषा को लेके, प्रस्तुति को लेके बहुत सारी चर्चाएं होती रहीं। तो शिक्षक का हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्थान है। मैं अभी पढ़ रहा था, हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द आते हैं। जब दीपक जी ने टॉक शो किया था तो उस पूरी परंपरा को उन्होंने रेखांकित किया था। एक होता है अध्यापक। अध्यापक है जो जानकारी देता है, टू इन्फॉर्म,
पत्रकारिता के भी बेसिक वही है, टू इन्फॉर्म, फिर टू एजुकेट और फिर एंटरटेन। 3 स्थितियों की बात हम करते हैं हमारी पहली क्लास में। तो अध्यापक जानकारी देता है, उपाध्याय जो उसमें ज्ञान जोड़ देता है, फिर आचार्य जो आज के सो कॉल्ड प्रोफेसर्स, मुझे पता नहीं सो कॉल्ड कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रोफेसरशिप मिल रही है, जो हम बात कर ही रहे थे कि किस तरह से अवमूल्यन चीज़ों का हो रहा है, तो फिर भी आचार्य की जो एक परंपरा है उसमें वो कौशल विकसित करे। और फिर होता है पंडित जो समझ विकसित करे, और फिर होता है गुरु, जो अभी गुरुकुल की बात कर रहे थे हम, कि हमारे प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रह करके पढ़ता था, जो विवेक या बुद्धि जागृत करे। पिछले कुछ दिनों से एक सीरियल देखने का श्रृंखला, हालांकि बहुत कम देखना हो पाता है, लेकिन फिर भी एक सीरियल है अहिल्या करके, उसमें मैंने देखा कि किस तरह से राजा अपने पुत्र को, जिसको उत्तराधिकारी बना दिया था, गुरु के अपमान पर दंडित करता है और किसी तरह का समझौता नहीं किया। उसकी रानी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप इसको 7 साल के लिए बाहर मत भेजो, गुरु को यहाँ बुला लेना। नहीं, गुरु के आश्रम में जाकर के पढ़ेगा। क्यों? ताकि जीवन के मूल्य और संस्कार सीख सके। वो कहते हैं सारी गलतियां माफ हो सकती हैं, लेकिन गुरु का अपमान कभी माफ नहीं हो सकता। और इतनी चिंताएं प्रकट की गई, लेकिन आज भी मैंने देखा, जब मैं प्रवेश होता, अरविंद बत्रा जी ने झुक करके ही सलाम किया। वो जो कौन सा A1 टीवी के जो आए थे विद्यार्थी, भले ही मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन वो पत्रकारिता के विद्यार्थी थे, उन्होंने भी उसे अभिवादन से किया। तो मुझे लगता है ये शिक्षक की पूंजी है। जरूरी नहीं है कि शिक्षा उन्होंने वहीं जाकर के क्लास में पढ़ाया हो, हमारी पुस्तकों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से कहीं निरंतर एक संवाद होता रहता है। और अब तो ऑनलाइन टीचिंग का दौर शुरू हो गया। 1.5 साल से हम तो यही काम कर रहे हैं। अभी मैंने अरविंद जी से कहा था मुझे आप 1:30 बजे तक फ्री कर देना, क्योंकि कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ फिर एक 2 बजे व्याख्यान है, लेकिन वो 2 दिन से इंटरनेट ठप हो गया, तो उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। वो 2 दिन की क्षतिपूर्ति वो आज कर रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से भी हमारा एक बहुत बड़ा समुदाय बनता है। इस अवसर पर मुझे लगता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे विचारक, क्योंकि इस देश की ज्ञान संपदा जो हमने बात की, एक पूरी की पूरी परंपरा हमारे पास रही, उनके जैसे श्रेष्ठ विचारक जिनके नाम से आज हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो शिक्षक दिवस उस पुण्यात्मा के नाम से मनाया जाता है जो प्रखर राजनीतिज्ञ रहे। राजनीतिज्ञों को लेकर के कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन आज भी उसी सम्मान से देश के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, और संभवतः BHU के कुलपति भी रहे थे। तो एक ऐसे व्यक्ति के सम्मान में शिक्षक दिवस को मनाना, और रोटरी क्लब जैसे संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो इस बहाने उन पुण्यात्माओं को, दिवंगत आत्माओं को याद करते हैं, ताकि शिक्षक भी कहीं न कहीं अपने दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण करते हुए। देखिए, जब अभी RJ सचिन कह रहे थे कि एक फिल्म बनाएंगे, हमारी एक जो टीचर आई उनके कंट्रीब्यूशन को लेके, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे मित्रों ने बनाई आधे घंटे की, और शूट के लिए हम गए मेरे स्कूल में। और जब मैं उस क्लास में जाकर के बैठा, पहली बार मैंने अनुभव किया कि दीवारों से भी प्यार होता है। इंसानों से तो प्यार होता ही होता है, विद्यार्थियों से तो स्नेह होता ही होता है, लेकिन उस कमरे में बैठ करके जिस तरह के संस्कार, मैंने तो वो दौर देखा है जब विद्यार्थी के घर पे शिक्षक आते थे उनको सुबह उठाने के लिए, घूमने जाइए, पढ़िए, और वो आपने सही कहा, कोई उसके चार्जेस नहीं थे, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाने के लिए आते थे। और वो अग्नि की उन्होंने उदाहरण दिया डॉक्टर चिराना ने कि किस तरह से उनको पहाड़े, उंगली बीच में कि पेंसिल को लगा दी और उंगली दबा दी, चीख निकलती थी। लेकिन क्या मजाल कि पेरेंट्स भी स्कूल पहुंचे हों। संयोग से, दुर्भाग्य से आज ये हो जाए तो अगले दिन हमारे मीडिया मित्र खबर छाप देंगे, शिक्षक बना पिशाच। वो दौर खत्म हो गया अब शिक्षक और उसमें। लेकिन फिर भी शिक्षक के प्रति जो सम्मान है, इस देश की परंपरा है, आज भी है। वो भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, अभी भी बैठे बैठे कई फ़ोन लगातार आ रहे हैं, मैसेजेस तो भरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रति जो सम्मान है, वो संस्कार हैं, अभी भी बचे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बधाई देता हूँ आपको इस आयोजन के लिए कि आपने इतने मन से, मनोयोग से ये कार्यक्रम किया, और इतने सारे युवा और कुछ अनुभवी शिक्षकों को जिस तरह से आपने सम्मानित किया। ये सम्मान हम सभी का सम्मान है, शिक्षक कम्युनिटी का सम्मान है। ये सम्मान हमें अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का सतत बोध कराता रहेगा, और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में कहीं हम उसी तत्परता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सम्मान कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर सम्मान के पीछे जो उसका भाव जुड़ा हुआ है वो मुख्य होता है।
तो आपने इन सभी शिक्षकों को सम्मानित किया और मुझे जो अवसर दिया, इसके लिए मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे एक विद्यार्थी के मंच पर आकर के मुझे इतने वरिष्ठ साथियों के साथ संवाद करने का मौका मिला। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भानावत सर आपके इन शब्दों के लिए। एंड आई एम श्योर कि जितने भी टीचर्स, जितने भी यंग टीचर्स हमारे बीच में मौजूद हैं, भानावत सर को सुन के उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी और अपने दायित्वों को और बेहतर तरीके से निर्वाह करने की उनमें एक जागरूकता आएगी और ये ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। रोटरी क्लब जयपुर मानसरोवर से रोटेरियन नीरज अग्रवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ब्रिजेश पाठक जी से कि आप आएँ और फ्लावर से हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं रोटेरियन नीरज अग्रवाल जी रोटरी क्लब जयपुर मानसरोवर से, उन्हें पुष्प भेंट कर उनका यहाँ पर स्वागत करें। मैं अरविंद बत्रा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साथ में उन्हें शॉल भेंट करके भी उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर हमारे बीच पधारने के लिए। और इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर को तो आपने अभी सुना, अब मैं मुख्य अतिथि डीजी बलवंत चिराना जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आएँ और आज इस कार्यक्रम के बारे में और आज टीचर्स डे के मौके पर अपने शब्द यहाँ पर कहें। रोटरी क्लब जयपुर ग्लोब के इस टीचर अवार्ड सेरेमनी में हमारे बीच उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर संजीव भानावत जी 1987 से 1991 तक जब मैं राजस्थान पत्रिका में था तब से भानावत साहब से संपर्क है और आज लंबे समय बाद उनसे मुलाकात हुई। उनके तेवर में और उनके चिंतन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उस समय भी उसी शिद्दत के साथ काम करते थे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आपका सानिध्य मुझे मिला। यहाँ उपस्थित पोखरना साहब, गोस्वामी जी और जयपुर ग्लोबल के अध्यक्ष अरविंद जी और रोटरी क्लब के बाकी मेंबर्स और सम्मानित होने वाले सभी शिक्षक, मेरे साथी नीरज जी, रोटरी में हमारे साथ काम कर रहे गोपाल जी। शिक्षा को लेकर के बहुत सारी बात हुई, चर्चा हुई, तो मुझे एक अलग तरह का किस्सा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुंह से सुना हुआ याद आ गया। वो सीकर आए थे कार्यक्रम में और शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर उन्होंने एक बहुत ही थोड़ा अलग हटकर किस्सा सुनाया। मुझे लग रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए। एक बार एक जंगल में एक शहजादा था, जंगल में भटक गया, उसको प्यास लगी, एक कुएं के पास पहुंचा, वहाँ बाल्टी भी थी रस्सी में बंधी हुई, पर वो शहजादा था वहाँ बैठ गया। बोले मैं तो शहजादा हूँ, मेरा काम पानी निकाल करके पीना नहीं है। वो इंतजार करता रहा। इतने में एक तो ही उनका नवाब ज़्यादा वहाँ पर आया। वो नवाब का बेटा था। उसने आगे देखा कि पानी है, प्यास भी है, बाल्टी भी है, रस्सी भी है। उसने भी पानी नहीं पिया। उसने कहा पानी पिलाओ। बोला मैं पानी कैसे निकाल सकता हूँ, मैं शहजादा हूँ। बोले आप निकालो। बोले नवाब ज़्यादा हूँ। वहाँ पर आया। इतनी देर में एक और आया। उसने आगे देखा कि उसने देखा वहाँ दो लोग बैठे हैं। बोले पानी पीना। बोले मैं तो शहजादा हूँ, मुझे पानी निकालना मेरा काम नहीं है। दूसरा कहा मैं नवाब ज़्यादा हूँ। तू कौन है? बोले मैं रईस ज़्यादा हूँ, मेरा भी काम पानी निकालना नहीं है। इतने में एक आदमी आया, एक और जवान आया। उसने आके कहा क्या है? बोले पानी पिलाना। बोले उसने आया, बाल्टी डुबोई, अपना पानी निकाला और बाल्टी कुएं में डाल दी रस्सी से। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने पानी क्यों नहीं पिया? बोला मैं शहजादा हूँ, मेरा काम नहीं है, मैं नवाब ज़्यादा हूँ। दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा मैं रईस ज़्यादा हूँ। तू कौन है? उसने कहा मैं आराम ज़्यादा हूँ। ये व्यवहारिक शिक्षा की बात थी। उस शहजादे को पानी निकालना आना चाहिए था, रईसजादे को भी आना चाहिए था, और वो जो अपने आप को आरामजादा बता रहा उसको भी व्यवहारिक पक्ष रखना चाहिए था। कहने का मतलब कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं ऐसी सी है कि उसके व्यवहारिक पक्ष को हम सब लोग भूल गए।
और शिक्षा केवल, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे, केवल एक परीक्षा पास करने का माध्यम रह गई। और ऐसे में आज मैं सुबह पत्रिका और भास्कर पढ़ रहा था, जिन भी शिक्षकों ने अपने अपने विद्यालयों में अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया, उनकी कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं। रोटरी का जो टीच प्रोग्राम है, हमारे 5 उसके वर्टिकल्स हैं। T फॉर टीचर सपोर्ट, E फॉर ई लर्निंग, A फॉर एडल्ट लिटरेसी, C फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट और H फॉर हैप्पी स्कूल। तो हम टीचर सपोर्ट को सबसे ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, क्योंकि टीचर ही शिक्षा का परिदृश्य बदल सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन, और वो ही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एज ए टीचर जो भी आपका दायित्व है उसमें क्या इनोवेशंस आ सकते हैं, उसमें आपने अपनी क्लास को और आपने अपने किसी एक बच्चे को भी अगर कामयाब बना दिया, तो मैं समझता हूँ हम सबके टीचर होने की सार्थकता सही सिद्ध होगी। तो इसलिए अगर इस देश को, चाहे हम चाणक्य की नज़र से देख लें, चाहे बाकी शिक्षकों की नज़र से देख लें, अगर इस देश को कोई बदल सकता है तो शिक्षक बदल सकता है। और इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन भी शिक्षकों का आज यहाँ सम्मान हुआ, वो अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जिस भी स्थान पर कार्यरत हैं, वहाँ कुछ इनोवेशंस करें, वहाँ उस बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करें, और विशेष रूप से इस देश के भी लोगों को ये शौक रहता है बोलने का, एंड शिक्षक तो वो है जिन्हें तो बोलना ही बोलना पड़ता है। तो हर शिक्षक को बोलना ज़रूरी होता है, तभी वो पढ़ा सकता है। और ये करते करते बहुत सारे लोग इसकी ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे लोग इसकी स्पेशली क्लास लेते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाए, लोगों को कैसे एड्रेस किया जाए। लेकिन एक शिक्षक वो होता है कि ऑटोमेटिकली पढ़ाते पढ़ाते उनके अंदर वो टैलेंट आ जाता है, धीरे धीरे वो बातचीत करना वो शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं टीचर्स में से एक जो जिन्हें आज हमने सम्मानित भी किया, हमारे बीच में स्नेहलता मैम यहाँ पर मौजूद है। वो अपने विचार व्यक्त करना चाहती है इस कार्यक्रम के लिए, और आज टीचर्स डे पर 2 मिनट का समय उन्होंने खास हमसे मांगा। तो मैं स्नेहलता मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप आइए और 2 मिनट में अपनी बात, अपने विचार जो यहाँ पर आप कहना चाहती है, रखना चाहती हैं, वो रखें। कार्यक्रम समापन की ओर है, हम सभी साथ में मिलकर लंच भी करेंगे, उससे पहले एक ग्रुप फोटो भी करेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता उनको ये भी सूचित कर दो कि बाहर अच्छी बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा रुक कर ही हम लोग चलें तो बेहतर रहेगा। सभी को नमस्कार। और जैसा कि आज दिन है कि 2 लाइन जो हमको हमेशा याद आती है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु पहले भी पूजनीय था, आज भी पूजनीय है और आगे भी पूजनीय रहेगा, अगर उसका दिल में सम्मान है। रोटरी क्लब ने आज इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे सामने जो गुरु के रूप में हमारे सामने बैठी हैं, और हमारे गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया है, सच बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उन लोगों को कि आज हम अगर स्टेज पे खड़े हैं और आज जो हमें सम्मान मिल रहा है वो भी उन्हीं की बदौलत मिल रहा है। साथ ही अभी हम चर्चा में मेरा बड़ा मन कर रहा था बोलने की, आदत मान लीजिए टीचर हूँ तो, कि बार बार मन कर रहा था हाथ ऊपर करूँ और कुछ बोलूँ, लेकिन बोल नहीं पाई। पहले तो अरविंद बत्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस दौर में जहाँ टीचर्स के पीछे सोशल मीडिया भी पड़ी हुई है और मीडिया भी पड़ी हुई है, यानी कि इतना अपमान जो टीचर का हो रहा है, मुझे लगता है कोई समय पहला ऐसा नहीं था। लेकिन आज टीचर्स की जो दुर्दशा, जिस तरह से उसे एक नाम से पुकारा जा रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का। कि जिस तरह से मैं खुद भी एक प्राइवेट स्कूल चलाती हूँ, एक कॉलेज आर्यवत कॉलेज है, उसके डिप्टी डायरेक्टर हूँ। बच्चों में अगर हम देखते हैं तो हम सिर्फ शिक्षक को दोष देते हैं
लेकिन हमने अभी ये जब डिबेट सुनी तो मुझे लगा किसी ने ये नहीं कहा कि एक अभिभावक भी दोषी होता है, क्योंकि आज एक अभिभावक किस तरह से दोषी होता है। 2.5 साल के बच्चे को वो एडमिशन करवा देता है हमारे पास। पहले 5 साल का 6 साल का बच्चा स्कूल में प्रवेश किया करता था, 2.5 साल का बच्चा हमारे पास देते हैं, उसका बचपन भी पूरा नहीं हुआ होता है और वो हमारे हाथों में सौंप देते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि आप इन्हें लिखना सिखाइए, आप इन्हें पढ़ना सिखाइए। कैसे पॉसिबल है? वो हमें एक सिलेबस, अगर हम सिलेबस में नैतिक शिक्षा या कुछ और सिलेबस ऐड करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसको नहीं, आप तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पेरेंट्स का प्रेशर हमारे ऊपर कितना होता है। हमने कहा कि स्कूल का व्यवसायीकरण हो गया है या स्कूल बहुत ज़्यादा फीस लेने लग गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स कितना दोषी है। पेरेंट्स भी बराबर का नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ 70% उसमें दोषी होता है कि वो टीचर्स पे प्रेशर करता है और टीचर प्रेशर की वजह से बच्चे पे प्रेशर करता है। टीचर समान है, उसकी क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं जिसमें कोई RS भी बनता है, कोई IS भी बनता है, कोई सब्जी बेचने वाला, ठेले बेचने वाला भी किसी शिक्षक से पढ़ा होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ RS ही बनाता है या टीचर्स IS ही बनाता है या डॉक्टर ही बनाता है। टीचर्स इंसान बनाता है। एक अच्छा इंसान बनाना ही टीचर्स का कर्तव्य होता है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। बाकी जो वो बनता है डिग्री से, वो उसकी होती है। और आज अधिकतर हम देखें तो डिग्री से ज़्यादा जिन्हें अनुभव था वो ज़्यादा आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सब ने मुझे यहाँ पर सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि बहुत सीरियस बात है जो अभी मैम ने यहाँ पर की और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। मैं एकदम मुद्दे से डिफरेंट बात यहाँ पर करना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी बचपन का किस्सा याद आ गया। थोड़ी देर पहले हिंदी की टीचर की बात कर रहा था। संस्कृत के टीचर भी बड़े प्रिय रहे हैं हमेशा, क्योंकि संस्कृत के पीरियड में हम हिंदी स्टूडेंट्स को स्पेशली जो हिंदी पढ़ते थे, हिंदी मीडियम से जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका विशेष लगाव हिंदी और संस्कृत से रहा करता था। एक मतलब जो पुराने टीचर्स हैं, क्योंकि बाकी जो नए टीचर्स हैं, आई एम श्योर कि आज के टीचर्स में और पहले के टीचर्स में थोड़ा सा फ़र्क है। सो भानाव सर, मतलब मैं शेयर ये करना चाहूँगा कि पिटाई होती थी, नो डाउट, और जो फीमेल टीचर्स होती थी हमारी, वो भी पिटाई करती थी। अब वो किस बात का गुस्सा क्लास में आके निकालते थे हमको नहीं मालूम। ये जोक आज चल भी रहा है कि उन टीचर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे, जो घर का गुस्सा स्कूल में आके हमारे ऊपर निकाला करते थे। हमारी संस्कृत की टीचर हुआ करती थी, लीला मैम उनका नाम था। मैं शहर में रहता हूँ, 4 दीवारी में, पुरानी बस्ती, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। और मेरा बेनिफिट बोल दीजिए या मेरा नेगेटिव पॉइंट बोल दीजिए कि स्कूल के जस्ट बगल में मेरा घर था। एक छत छोड़ के वो घर था, तो मैं देख लेता था कि सब अंदर घुस गए तो मैं भी चला जाऊं उसके बाद में। और जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता था, बहुत छोटे थे, तो उस वक्त कुछ ना कुछ बहाना मार लेते थे, पेट में दर्द हो गया या कुछ हो गया। और ये बहाने तभी मारते थे, पेट में दर्द तभी होता था जब कोई होमवर्क नहीं किया हुआ आता था, क्योंकि मालूम है कि आज होमवर्क नहीं किया है और अल्टीमेटम मिला था तो आज पिटाई होनी ही होनी है। मेरे घर के नीचे क्या है सर, हलवाई की दुकान है। तो वो हलवाई उस ज़माने में के कचौरी समोसे भी बनाया करता था। और हमारी जो मैम थी संस्कृत वाली, वो हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी। तो पहला पीरियड उन्हीं का ही आना है। और कई बार वो, क्योंकि मानसरोवर से आती थी तो उनको आने में लेट हो जाता था, कभी टिफ़िन नहीं लाती थी, तो आते आते उनको भूख लगती थी। तो उनका ये रहता था क्लास शुरू होने से पहले ही वो या तो कचौड़ी मंगाएगी या समोसा मंगाएगी, वो पहले खाएंगी और उसके बाद में क्लास शुरू करेंगी। तो जिस दिन ये लगता था ना कि आज पिटाई होने वाली है, तो मैं एडवांस में लेके जाता था, मैम गरम गरम मिर्ची बड़ा बनाया आज। तो वो स्पेशल उस दिन अटेंशन मिलता था। और उस दिन होमवर्क नहीं भी किया हो ना, तो पिटाई से तो बच जाते थे। तो ये कुछ टेक्टिक्स है जो पुराने स्टूडेंट्स लगाया करते थे। आई डोंट नो आज के स्टूडेंट्स का क्या हाल है, वो किस तरह से आज के टीचर्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाते हैं। बट हाँ, ये तो हकीकत है कि अब शायद उतनी पिटाई नहीं हो पाती है। सर पिटाई से बचना, मतलब अब तो शायद इतनी पिटाई होती भी नहीं। मतलब आई डोंट नो, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए कि हमारे कुछ टीचर्स ऐसे थे जो सर्दियों में स्वेटर उतार के पिटाई करते थे।
क्योंकि स्वेटर पे लगेगी नहीं, तो वो स्वेटर या कोट जो पहना है वो उतार के पिटाई करते थे। एंड सच में वो पिटाई नहीं खाई होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी होती। और आज भी जब वो टीचर्स मिलते हैं, सम्मान वही है, उनको भी मालूम है कि मार खाई है तभी तुम आज ये सब कुछ कर पा रहे हो, वरना शायद नहीं करते। तो उन सभी टीचर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई एम श्योर टीचर्स की मेहनत में कभी कोई कमी नहीं आई है, वो पहले भी उतनी ही होती थी और आज भी उतनी ही होती है, आज शायद ज़्यादा होती है क्योंकि अप्रोचेबल हैं मोबाइल फ़ोन की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से। चलिए आप बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी भूख भी लगी है, तो हम यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं आज के इतना समय निकालकर हमारे बीच यहाँ पर आए, तो कुछ याद हम उन्हें देना चाहेंगे और उसके साथ में ही हम उन्हें यहाँ से जाने का बाद में बोलेंगे, पहले लंच करेंगे साथ में। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे क्लब के प्रेसिडेंट अरविंद बत्रा जी और संदीप जैन जी से, डॉक्टर संदीप जैन जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आए सर। डॉक्टर संदीप जैन हमारे बीच यहाँ पर हैं और अरविंद बत्रा जी। मैं कुछ कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर साहब सर्जन हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, अभी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं आज। मैं इनको एक स्पेशल थैंक यू बोलने के लिए भी आज बुलाया है। राज जैन जी को सबको पता होगा कि कल सर्जरी अंडरगो थे, वो सबको टेंशन होती है सर्जरी के टाइम पे, क्या होगा, कैसे होगा, डॉक्टर साहब कब मिलेंगे, कैसे होगा। इन्होंने जाने से पहले और निकलने के बाद ऑल वेल इन्फॉर्म कर देना, 2 घंटे आईसीयू, कल घर, परसों फंक्शन में आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर। तो हम प्राउड फील करते हैं डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब क्लब के मेंबर हैं, आप टाइम प्लीज निकाल लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि रहे डीजी बलवंत चिराना सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आपका ये मोमेंटो रिसीव करने के लिए, हमारी तरफ से थैंक यू रिसीव करने के लिए हम आपको ये भेंट करना चाहेंगे आज इस मौके पर। जोरदार तालियां आप सभी की। आप आए, आपने समय निकाला। चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पर सुनील अग्रवाल जी को, रोटेरियन सुनील अग्रवाल जी एंड रोटेरियन राज जैन जी को। आप लोग प्लीज स्टेज पर आए। सुनील जी हमारे क्लब के सेक्रेटरी हैं, राज जैन जी हमारे क्लब के ट्रेजरर हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भानावत सर से कि भानावत सर आप स्टेज पर आएँ और ये मोमेंट हो, ये याद हम आपको भेंट करना चाहेंगे इस मौके पर। आप हमारे कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। थैंक यू सो मच सर। इसी कड़ी में मैं सौरभ को इनवाइट करना चाहूँगा नेक्स्ट स्टेज पे। सौरभ जी मैं दीपक गोस्वामी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आए मंच पर। आप आए, आपने इतना समय दिया आज के इस कार्यक्रम में, आपने टॉक शो का संचालन किया, उसके लिए एक छोटी सी भेंट याद के तौर पर रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ में यहाँ पर सिटी लाइव की टीम जुड़ी हुई है और सिटी लाइव के फेसबुक पेज पर ये पूरा प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है। मिस्टर सत्यजीत को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्टेज पर आएँ सिटी लाइव टीम से। एंड आई रिक्वेस्ट ऋषि जोशी जी प्लीज़ आप आएँ एक बार स्टेज पर और सिटी लाइव को उनके इस काम के लिए यहाँ पर हम थैंक यू कहना चाहेंगे। अरविंद बत्रा जी भी साथ में आएंगे।
थैंक यू सो मच टीम सिटी लाइव। और शहर के जो भी इवेंट्स होते हैं, प्रमुख इवेंट्स को सिटी लाइव की टीम कवर करती है सोशल मीडिया के जरिए। एग्जैक्ट लाइव HD क्वालिटी आप सोशल मीडिया हैंडल पर इनका देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम भी सिटी लाइव के फेसबुक पेज पर लाइव है, तो आप प्रोग्राम के बाद में उसे देख सकते हैं। इसी कड़ी में मैं अभिषेक खंडेलवाल को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। अभिषेक, और हमारे बीच में माय FM से हैं, प्लीज़ आप आइए। आपके कंट्रीब्यूशन के लिए हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। टीम माय FM हमारे साथ हमेशा रहती है। रोटरी क्लब का, जयपुर ग्लोबल का कोई भी प्रोग्राम रहा हो, उसमें माय FM की टीम हमेशा साथ में रही है। और इनके भी जितने भी सरोकार होते हैं माय FM में, उनके लिए भी रोटरी क्लब जयपुर ग्लोबल हमेशा साथ में रहता है। इसी कड़ी में हमारे बीच में यहाँ पर मिसेस भानावत मैम यहाँ मौजूद है। मैं सुनीता मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मैम आप आइए, और भानावत मैम को भी यहाँ पर आप एक फ्लावर पॉट भेंट करके। अरे वाह, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं कि मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रह चुका हूं। आप फॉर्मर हेड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट रह चुकी हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच मैम, आप समय निकाल कर आए। और सुनीता मैम, प्लीज मैम को एक शॉल भी भेंट करें इस मौके पर। थैंक यू मैम, प्लीज बैठिए। अब मैं सभी जो अवॉर्डीज हैं वो अपनी ट्रॉफी के साथ, ओनली ट्रॉफी के साथ तैयार रहें। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट अरविंद बत्रा जी फॉर द थैंक यू नोट। आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, उसके बाद में ग्रुप फोटो करेंगे, और ग्रुप फोटो के ठीक बाद में विल प्रोसीड फॉर द लंच। थैंक यू। अरविंद जी। ये सबसे मुश्किल काम होता है थैंक यू नोट देना, क्योंकि सबके अंदर भूख लगी होती है, सबको खाने की भी बहुत जल्दी होती है। और एक आदमी जो सुबह से, मैं सबसे पहले थैंक यू उसी का बोलना चाहूँगा, जो 3 दिन से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में लगा था और जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन किया। मेरा बहुत ही अजीज दोस्त आरजे सचिन, कृपया आप स्टेज पे आएँ प्लीज़। थैंक यू। और मैं मेरी बोर्ड टीम राज जैन, सुनील अग्रवाल, अभिषेक, सौरभ, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको शॉल और एक, हम बेसिकली बुके नहीं देते हैं। फूल क्या होता है, बाहर जाके आप फेंक देते हो, तो हम एक कोशिश करते हैं कि हम बैम्बू दें ताकि वो घर पे बढ़े आपके। प्लीज़ आप जल्दी से आएँ, हम अपने घर वाले को जल्दी सम्मानित करके 2 मिनट बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं, वो हमें पता है, लेकिन अगली बार फिर बुलाना ना। सचिन के साथ मेरा ऐसा रिश्ता है सर, वो बोलता है ना कि लोग पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, तो मैं उसकी बातें सुन सुन के सोचता हूँ कि मुझे कैसे बोलना है। तो वो एकलव्य वाला अंगूठा नहीं मांग ले, इसलिए मैं बताता नहीं उसको। एनीवेज, थैंक यू सो मच। मैं फिर से आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बलवंत चिराना जी, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर संजीव बानावत जी, हमारे क्लब एडवाइजर। असल में क्लब लोगों को अभी पता नहीं है क्लब एडवाइजर क्या होता है, कि जो क्लब को एडवाइस करता है आपको काम कैसे करना है। तो गोपाल कृष्ण शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के आए। आज के गोस्वामी सर, आपने मंच का संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया। सत्यजीत भाई, फिर मैंने बताया था, भैरवी महेश्वरी, और मॉरिशस से मेरे दोस्त पधारे परवीन, डॉक्टर संदीप जैन साहब। अभी इनका असल में कॉल आया था कि अब मैं लेट हो गया, मैं कहा नहीं साहब कभी लेट नहीं है, आपको जब टाइम मिला प्लीज़ आ जाएं। तो सीधा ओटी से सीधा यहाँ पे बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनका प्रोग्राम फाइनल होता है लेकिन इनको ओटी जाना पड़ता है, यहाँ से प्रोग्राम मिस हो जाता है। सही कह रहा हूँ सर? बाकी सभी मेरे रोटेरियन दोस्त, मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया आप लोगों ने। होटल की टीम को भी, साउंड, लाइट्स, आप सभी का, और जिन्होंने प्रोग्राम को इतनी जल्दी किया, और माई FM से यश। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सभी का फिर अगेन दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पीछे मैं भूल गया था, इसलिए उसके बाद सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरी बीवी का, मुझे घर जाना है। धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे जितने भी अवॉर्डीज़ हैं वो प्लीज़ अपना जो मोमेंटो है वो लेकर स्टेज पे आए। लेकिन उससे पहले मैं होटल की टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी टीम हमारी कोऑर्डिनेट कर रही है, कुछ चेयर्स अगर हमें यहाँ पर मिल जाए तो फोटो अच्छी हो जाएगी। इसमें सर